नमस्कार दोस्तों, आप सबको इंतजार है 8 तारीख को विधानसभा चुनाव के नतीजों का। जम्मू कश्मीर में क्या होगा, हरियाणा में क्या होगा, ये आपको इंतजार है। लेकिन एक चीज जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो ये कि आज नरेंद्र मोदी के साथ में वो हो रहा है जो उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ। और 8 तारीख को जब इन चुनाव के नतीजे हम सबके सामने होंगे तो उन नतीजों के अंदर मोदी मैजिक, मोदी लहर, मोदी करिश्मा, जो ये सारे शब्द उछाले जाते थे, टीवी के अंदर दिखाया जाता था कि मोदी की लहर है, इसीलिए फलां स्टेट इलेक्शन में, फलां इलेक्शन के अंदर या लोकसभा के चुनावों में उस लहर का जिक्र बार बार होता था। और ये 2014 के बाद से सिलसिलेवार तरीके से हर चुनाव में होता चला गया। और याद करिए, जब 2015 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी ये कहा गया, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जीत करके पहली बार गुजरात से दिल्ली पहुंचे थे तब भी ये कहा गया। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव और इस बार हरियाणा का चुनाव जो संकेत दे रहा है, ऐसा लगता है कि 8 तारीख को जब नतीजे आ रहे होंगे तो ना मोदी मैजिक की कोई बात होगी, ना मोदी लहर की कोई बात होगी, ना मोदी करिश्मे की कोई बात होगी। अलबत्ता मोदी जी की तस्वीर वो भी शायद नहीं होगी और तस्वीर लगाई जाएगी जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे की। ये अपने आप में ये जो चुनाव है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव, ये एक शुरुआत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में पहला बड़ा चुनाव हो रहा है हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव। और ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव वो तय करेगा कि जो नरेंद्र मोदी की सीटें, जो 400 पार की बात कर रहे थे, 303 सीट पर थे, उससे घट करके जो 240 पर आ गई थी, वो वाकई तुक्का थी या लोगों का सचमुच अब मोदी से मोह भंग हो चुका है, जिसकी वजह से मोदी 240 पर आ गए। ये चुनाव के रिजल्ट इस बात पर मोहर लगाएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ में जो हुआ, क्या वो लोगों का भ्रम था या लोगों का जो पहले भ्रम था वो अब खत्म हो चुका है और उस पर अब लोग आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार इस बात को कहा गया कि विपक्ष ने हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया कि हम अगर 400 सीट पा जाएंगे तो 400 सीट पा जाने के बाद में हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। और इसीलिए दलितों को, पिछड़ों को विपक्ष अपनी तरफ जो है वो गुमराह करने में कामयाब रहा। खैर, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के चुनाव में पहले से तकरीबन ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी कोई बहुत लंबी चौड़ी वहां पर तस्वीर पेश करने में कामयाब शायद नहीं हो पाएगी। और उसका नतीजा ये भी है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में कश्मीर के अंदर 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाई। और अभी भी जब असेंबली इलेक्शन हुए, हालांकि 1 अक्टूबर को आखिरी चरण का मतदान बाकी है। आज जम्मू कश्मीर में प्रियंका गांधी की 2 रैलियां थी, राहुल गांधी की भी रैली थी, वो कैंसिल करनी पड़ी। फिर उसके बाद में जम्मू के अंदर प्रियंका गांधी की एक रैली हुई और नरेंद्र मोदी जी की भी एक रैली हुई। देर शाम होते होते खबर आई कि पीडीपी ने अपना प्रचार कल के लिए वहां पर खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बाहरी मुल्कों में जो घटनाएं हुई हैं उसके लिए हम अपने प्रचार को जो है खत्म कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी 370 के बाद में जिस तरीके से पूरे देश में जम्मू कश्मीर के चुनाव को एक तमगे की तौर पर लेते हैं, और खास तौर पर हरियाणा में जब अमित शाह जी आ रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो बार बार हर रैली के अंदर 370 पर ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 से 4 मिनट जरूर खर्च किए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है
तो 370 को फिर से कांग्रेस की सरकार वापसी ले आई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस 370 के नाम पर बीजेपी हरियाणा में वोट पैदा करना चाह रही है, लेना चाह रही है, वही बीजेपी जम्मू कश्मीर की सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार भी नहीं उतार पाई और बहुत सारी सीटों के ऊपर बीजेपी, जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो बीजेपी निर्दलियों के सहारे है, निर्दलियों को समर्थन दे रही है और निर्दलियों के साथ में बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ी है। तो कुल मिलाकर के जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर है वो ये है कि कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं इस हद तक जो है वो कामयाब वहां पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लिए ना केवल बेचैनी पैदा कर रहा है, बल्कि बीजेपी का जो प्लान बी होता है, जो 2014 में दिखाई दिया था, प्लान बी के तहत उन्होंने महबूबा मुफ्ती को अपने साथ में लेकर के सरकार बना ली थी। अब की बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उस विधानसभा चुनाव में लोगों का गुस्सा महबूबा मुफ्ती पर भी दिखाई दे रहा है और वो सिर्फ इस बात के लिए कि महबूबा मुफ्ती ने 2014 के अंदर बीजेपी की जम्मू कश्मीर में एंट्री करवा दी और उसके बाद में बीजेपी असेंबली में चूंकि साझीदार थी और उसके बाद में जब सरकार गिरी तो 370 को हटा दिया गया। अगर जम्मू कश्मीर की असेंबली में बीजेपी को हिस्सेदार नहीं बनाया जाता तो शायद 370 को हटाना मुमकिन नहीं हो पाता। वहां के लोगों के अंदर एक धारणा है जिसकी वजह से एक बड़ा गुस्सा पीडीपी और बीजेपी दोनों के खिलाफ दिखाई दे रहा है। जम्मू के अंदर इसको लेकर के थोड़ा सा स्लाइट जरूर बीजेपी को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जम्मू के लोग वहीं पर 35A को जो खत्म किया गया, जिसकी वजह से उनके रोजगार के ऊपर जो सीधा असर पड़ा है, वो चाहते हुए भी अब बीजेपी के साथ में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा चूंकि एक ऐसा राज्य है जो ओपिनियन मेकर है, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सीधे तौर पर मोदी जी की नाक के नीचे, दिल्ली की नाक के नीचे, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा फैला हुआ और उस हरियाणा के अंदर मोदी और अमित शाह की रैलियां हो रही है। हालांकि 2014 का अगर हम रिकॉर्ड उठा करके देखें तो उस लेवल पर रैलियां नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा लगता है कि अपने आप को इन चुनावों से धीरे धीरे ही सही साइडलाइन कर लिया है। उनकी 2 रैलियां हुई थी नरेंद्र मोदी जी की और उसके बाद में वो अमेरिका चले गए। अमेरिका चले गए, उसके बाद जब वापसी आए तो उनकी 2 या 3 रैलियां और हुई है। राहुल गांधी की अभी 2 ही रैली हुई है, एक ही दिन जो है वो आए थे प्रचार के लिए, 2 रैलियां उनकी हुई है। लेकिन राहुल गांधी एक तीसरे बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं और वो है कि 30 सितंबर से लेकर के और 3 अक्टूबर तक, जब हरियाणा में प्रचार प्रसार का आखिरी दिन होगा, तब तक एक यात्रा निकालेंगे। इस बात की जो है वो चर्चा हो रही। तो ऐसे में कुल मिलाकर के सवाल यह है कि बीजेपी कैसे काउंटर करेगी। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी के पास में हरियाणा में ले दे करके जो एक मुद्दा आया था, जिसको मोदी और शाह अपनी मंचों से जिसको भुनाने का प्रयास कर रहे थे, कुमारी शैलजा का मुद्दा। कुमारी शैलजा ने भी जिस तरीके से एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी ही रहूंगी और जैसे मेरे पिता कांग्रेस के तिरंगे में लिपट करके गए थे, वैसे ही मैं भी कांग्रेस के तिरंगे में ही लिपट करके जाऊंगी। यानी कुमारी शैलजा को लेकर के जितनी बातें बनाई जा रही थी, यहां तक कि बीजेपी के 9.5 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिस बात को कह रहे थे कि हम उनको अपने साथ में लेकर के आ रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकती है, जिस तरह की बातें कही गई, वो सब कुछ एक झटके में साइड में चली गई और कांग्रेस पूरी की पूरी वो एक मंच पर आ गई। अब ऐसे में तस्वीर ये है कि क्या हरियाणा में बीजेपी सरकार बना पाने में कामयाब हो पाएगी। हरियाणा में भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से 2014 में बैकडोर, 2019 के अंदर
2014 में बीजेपी को बहुमत मिला था, लेकिन 2019 के अंदर बीजेपी ने बैसाखियों के सारे सरकार बनाई, दुष्यंत चौटाला को अपने साथ में लिया। ऐसा लगता है कि अब दुष्यंत चौटाला शायद उस पोजीशन में ना रहे। मामला बाइपोलर है और मामला कुछ जगह पर 5-6 सीटों पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो निर्दलियों के साथ में भी यहां पर जो है वो 5-6 सीटें आपको दिखाई दे सकती हैं। लेकिन 5-6 सीटों का कहीं पर कोई गुंजाइश हो और 5-6 सीटें सरकार बनाने में निर्णायक हो, ऐसी स्थिति आज की तारीख में दिखाई नहीं देती है। तो नरेंद्र मोदी जी क्या करें, ये लाख टके का सवाल है। और जिस तरीके से बीजेपी का जनाधार हरियाणा के अंदर सिकुड़ता चला गया, मनोहर लाल खट्टर को जरूर हटा दिया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी से जो नाराजगी थी उसको बीजेपी नहीं हटा पा। और ऐसे में चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, नरेंद्र मोदी जी के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि कैसे वो यहां से बीजेपी के लिए एक सम्मानजनक स्थिति पैदा कर पाते हैं। मैं इस बात को बहुत तोल करके कह रहा हूं कि सम्मानजनक स्थिति बीजेपी हार या जीत के बीच में नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी अब सम्मानजनक स्थिति पाने के लिए संघर्ष कर रही है। बीजेपी एक वक्त में लग रहा था कि शायद कुछ कर लेगी, लेकिन कोई हवा बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, चुनाव उठता हुआ बीजेपी का दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा लगता है कि जो कद्दावर नेता है वो अपनी सीट जरूर बचा पाएंगे, लेकिन बीजेपी कोई बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में होगी ऐसा फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। और आज 28 तारीख है, 10 दिन बाद में 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और 8 अक्टूबर के ये नतीजे वो बताएंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जहां पर 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद में उन्होंने अपने झंडे गाड़ने शुरू किए, क्या अब वहीं से झंडे उखड़ने शुरू हो रहे हैं और बीजेपी की यहां से अब उल्टी गिनती की शुरुआत हो रही है? बड़ा सवाल ये। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।